जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल के प्रैक्टिस सेट के बारे में। यहाँ पर हम लोग मैथ सेक्शन इसका डिस्कस करने वाले हैं। जो लेखपाल के मैथ सेक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं, और जो मैथ सेक्शन है ये हमारा जो होगा वो उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर वालों का जो प्रैक्टिस सेट है उसका आज हम मैथ सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। उसके फर्स्ट पेपर का उसका मैथ सेक्शन डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी बहुत से अच्छे प्रैक्टिस सेट्स हैं लेखपाल के लिए, उनको भी एक एक करके हम आपको डिस्कस कराते रहेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का इसका अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का मासा अगर 27 है जबकि उनका योग 216 है तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो यहाँ से देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल तरीके से इसको करेंगे। यहाँ से देखिए कैसे करेंगे, दो संख्या मान लीजिए, एक संख्या ए और दूसरी संख्या है बी। इसका अगर मासा 27 है तो एक संख्या हो जाएगी 27A, क्योंकि मासा जो है वो SCF जो है वो इन दोनों में कॉमन रहता है, तो 27B हो जाएगी। उसके बाद बोल रहा है इनका योग इनका दे रखा है 216। यहाँ से देखिए योग दे रखा है 216, तो 27A प्लस 27B बराबर हो जाएगा आपका 216। यहाँ से हम 27 कॉमन ले लेंगे, 27 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा A प्लस B, अंदर बचेगा बराबर हो जाएगा 216। इस 27 से हम 216 को काट देंगे, ये 8 बार जाएगा तो A प्लस B बराबर आ जाएगा 8। यहाँ से हमको पता चल गया कि A और B का जो योग होगा वो 8 के बराबर है। तो बोल रहा है कितने संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो यहाँ से देखिए जोड़े बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए एक हम चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए चार्ट बनाते हैं, A एक लिया, एक तरफ ले लिया B। यहाँ पर A और B का योग हमको पता है कितना है, 8 है। तो देखिए अगर A हम 1 ले लेंगे तो B कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 7 और 1 8। अगर हम A ले लेंगे 2 तो B हो जाएगा 6। A ले लेंगे अगर हम 3 तो B हो जाएगा 5, और A ले लेंगे अगर हम 4 तो B हो जाएगा 4। अगर A हम अगला 5 लेंगे, अगर हम A अगर हम 5 ले लेंगे तो फिर हमारा B हो जाएगा 3। फिर यहीं पे सेम वाला ये वाली इक्वेशन है, यहाँ पर जो ये जो रखे थे 3 और 5 ये सेम हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 4 कंडीशन बन रही हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और देखने लायक है कि ये देखिए 2 और 6 में SCF क्या है 2, और 4 और 4 में SCF क्या है 4। अगर हम ये वाले नंबर्स ले लेंगे तो यहाँ पर जो SCF हमको दे रखा था इन संख्याओं का मासा 27 है, ये 27 ना होकर यहाँ पर 54 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 27 गुणा 4। तो हमारी कौन कौन सी संख्याएं कट गई, हमारे ये 2 नंबर आपके कट गए। 2 और 6 वाला चला गया, ये चला गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और 4 वाला नहीं हो सकता। तो हमारे पास कौन कौन सा बचा, 1 और 7, और दूसरा हमारे पास जो जोड़ा बचा है वो बचा है 3 और 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से बोल रहा है दी गई बारंबारता वितरण में माध्यिका ज्ञात करनी है। तो देखिए माध्यिका, माध्य और बहुलक ये हम आपको पहले भी इस बार डिस्कस करा चुके हैं। यहाँ पर आपको डिटेल में इसकी हम कंप्लीट वीडियो दे देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको हम ब्रीफली नॉर्मली आपको समझा दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्याएं लिख लीजिए 2 3 5 4 6 3 2 1, मान लीजिए इतनी कोई संख्याएं लिखी हैं। उसको पहले क्या होता था, माध्यिका निकालने के लिए या तो हम उसको सीक्वेंस वाइज लिखते थे, या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखते थे या फिर घटते हुए क्रम में लिखते थे। इसी तरीके से यहाँ पर इसको सारणियों के फॉर्म में लिखा जाता है। देखिए अगर ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनको हम सारणी फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। यहाँ से देखिए सबसे छोटा क्या है 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5, फिर है 6। यहाँ पर जो ऊपर बन के आ जाएगा, यहाँ सारणी जो बन के आएगी यहाँ हो जाएगा x, और इधर हो जाएगा बारंबारता, मतलब कितने बार आया है। तो यहाँ से देखिए 1 कितनी बार आया है, 1 बार। 2 देखिए कितनी बार आया है, एक तो ये और एक ये, 2 आया 2 बार। 3 देखिए कितनी बार आया है, 1 और 1 2 बार, 3 2 बार आया। 4 1 बार आया है, 5 1 बार आया है, और 6 1 बार आया है। इसी तरीके से हम सारणी बनाते हैं। तो देखिए सारणी बनाने में इजी हो जाता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको पूरा बता देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, x हमको दे रखा था, x हमको यहाँ पर दे रखा था। यहाँ से देखिए x जो चर हमारे चर दे रखे थे, यहाँ से देखिए क्या है 11 12 13 14 15 16 17 18, और देखिए कितनी बार आए हैं, 11 5 बार आया है, 12 7 बार आया है, 13 11 बार आया है। इस तरीके से यहाँ पर इसकी बारंबारता दिखी गई है। और संचयी बारंबारता क्या होता है कि कितने सभी नंबर्स को ऐड करके, देखिए यहाँ पर 5, फिर 5 में 7 जोड़ के 12 लिख दीजिए इधर, फिर 12 में 11 जोड़ के 23,
इसी तरीके से सब टोटल, ये जो नीचे सबसे लास्ट में आता है ये टोटल नंबर होते हैं, ये होता है n, n बराबर हो गया 55। इसका मतलब टोटल जो संख्याएं हैं वो कितनी है, 55 संख्याएं हैं। अब हमसे यहाँ पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको पहले ही पता है, अगर विषम है तो n + 1/2 होता है, अगर सम है तो एक जो क्या की जाती है n/2 करेंगे यहाँ पर, उसके प्लस n + 1/2 ये करके निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है विषम नंबर, क्योंकि 55 जो है वो विषम नंबर है। तो 55 जो विषम नंबर है तो यहाँ पर सबसे पहले विषम 55 है तो n + 1/2 हो जाएगा, तो n + 1/2 हो जाएगा। तो 55 + 1/2 जब करेंगे तो हो जाएगा 56/2 बराबर आ जाएगा 28। अब 28 देखिए कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 23, यहाँ पर 23 तक हो गया। उसके बाद देखिए 23 से ज़्यादा और 28 कहाँ पर लाई करेगा, 28 जाके इस जगह पर लाई करेगा, क्योंकि 23 से ऊपर, 23 के बाद देखिए 23 के बाद संख्या हो जाएगी 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो 28 कहाँ पे लाई करेगा, इस वाली जगह पर लाई करेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, ये कौन सा नंबर है, ये नंबर है 14 नंबर। तो इसकी जो माध्यिका हो जाएगी वो हो जाएगी 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन ब्रीफ में समझने हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो आपका इसका एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ बोल रहा है एक वर्ग की भुजा p% बढ़ाई जाती है। तो बोल रहा है देखिए वर्ग की भुजा तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा स्क्वायर, यानी कि p% और p दो बार बढ़ाना है, एक बार p फिर दोबारा b। तो इसके लिए अगर दो बार इसी तरीके से कोई भी होता है, तो मान लीजिए 10% बढ़ाया जा रहा है फिर 20% बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते थे हम लोग, x + xy अपॉन 100 से सॉल्व करते थे। यहाँ पर भी p% बढ़ाया जा रहा है, यानी कि दो बार भुजा स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल है तो दो बार बढ़ाया जाएगा। तो यानी कि x की जगह पर भी p आएगा और y की जगह पर भी p आएगा, प्लस xy मतलब p × p/100। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 2p + p² अपॉन 100। ये देखिए ये हो गया हमारा, ये परसेंटेज हो गया। यहाँ से देखिए ऑप्शन में हमको मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 2p p/10। देखो इसको हम ये भी तो p²/100 को यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा ये दे रखा है, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं 2p, यहाँ से देखिए p² ऊपर है, नीचे देखो 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं p/10 का होल स्क्वायर। तो यही तो हमको दे रखा था 2p + p/10 का होल स्क्वायर। देखिए किस में है ऑप्शन में 2p + p/10 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है एक लड़का 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का जोड़ता है, लेकिन वह संख्या को दो बार लिख देता, कोई एक संख्या है उसको दो बार लिख देता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है n + 1/2। अगर आपको नहीं पता है तो 1 से लेकर 10 तक आप संख्याएं को जोड़ लेंगे। अगर आपको पता है तो यहाँ पर सीधे n का वैल्यू रख देंगे, n की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू n की जगह पर 10 और फिर 10 + 1 मतलब 11 बटे में हो जाएगा 2 से इसको काट देंगे 5, तो यहाँ से हो जाएगा 55। यहाँ से आ गया 55, जबकि उसने कोई एक संख्या थी वो डबल बार जोड़ दिया, तो उसका आंसर कितना आ रहा था, उसका आंसर आ रहा था 58, जबकि आना कितना चाहिए था 55। तो देखिए यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब जो 3 संख्या थी, तीसरे नंबर की जो संख्या थी उसको उसने दो बार जोड़ दिया था। तो वही तो वो पूछ रहा है कि कौन सी संख्या उसने दो बार जोड़ी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, आपको इस वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ से देखिए x², ये देखिए इसके मूल क्या होंगे, तो यहाँ पर मूल बताने हैं इसके मूल क्या होंगे। तो देखिए मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए x² + √5x + 1 बराबर 0। अगर यहाँ से हमें कोई इक्वेशंस वैसे नहीं मिल रही है तो हम इसको मूल निकालने के लिए इसका जो बेसिक सा फॉर्मूला होता है उसको यहाँ पर लगाएंगे और उसके द्वारा यहाँ पर मूल निकालेंगे। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है x बराबर, जो मूल होते हैं x बराबर माइनस का b² + माइनस √b² - 4ac अपॉन में हो जाएगा 2a। यहाँ पर b² नहीं, ओनली b होता है, यहाँ पर -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a।
और यहाँ से देखिए इसको कैसे यहाँ पर जो ए बी सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए जो इक्वेशन आपको दे रखी है यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर, इसको कंपेयर कर देंगे प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर देंगे बराबर 0। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 1। यहाँ से देखिए एक्स की जगह पर एक्स, बी की जगह पर क्या है यहाँ पर √5, तो यहाँ पर हो गया b बराबर √5। और सी की जगह पर यहाँ पर क्या है, सी की जगह पर है 1। तो यहाँ पर इसको जब पुट करेंगे, यहाँ से देखिए b का मान क्या है, b का मान है माइनस का √5 प्लस माइनस b स्क्वायर √5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस का 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू भी है 1 अपॉन में 2, a की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस का √5, यहाँ से देखिए 5 और 4, 5 और 4 में से आएगा तो 1 बचेगा 1, तो यहाँ पर बच जाएगा प्लस माइनस 1। तो ये हमारा x की वैल्यू जो बच के बन के आ गई है वो आ गई है माइनस √5 प्लस माइनस 1 आ गई है इसकी वैल्यू। और इसी तरीके से देखिए आपके दो मूल निकल के आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा 1 माइनस √5 और दूसरा आ जाएगा 1 प्लस √5 अपॉन में आ जाएगा 2। यहाँ पर 2 था, ये भी 2 आ जाएगा, ये दो आपके मूल निकल कर आ गए। तो यहाँ सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है आपको कि वास्तविक होंगे, समान होंगे या फिर अपरमेय होंगे। तो अपरमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि जो संख्याएं निकल के आई हैं ये अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या नहीं, ये अपरमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपरमेय तथा भिन्न भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, यहाँ देखिए दिया है 2018 में 7 गाँव की आबादी का प्रतिशत दर्शाया गया है, पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ से देखिए ये जो दिया है, यहाँ से जो परसेंटेज दे रखे हैं ये परसेंटेज दिए हैं आपके आबादी के परसेंटेज दिए हैं कि किस उसमें कितनी आबादी है। और यहाँ पर जो टोटल आबादी मतलब एक आबादी है उसका परसेंटेज दिया है कि गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन क्या दिया है तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बोला एक्स की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 10,260 है। एक्स की जो आबादी है गरीबी रेखा से नीचे की वो 10,260 है। तो यहाँ से देखिए एक्स की आबादी, देखिए यहाँ पर एक्स की आबादी कितनी है गरीबी रेखा से नीचे, इस वाले में देखिए गरीबी रेखा 19, यानी कि 19%। एक्स का जो 19% है, एक्स की कुल आबादी का 19% है, वो कितना है 10,260 है। तो एक्स की कुल आबादी कितनी होगी 100%। तो 19% की वैल्यू दे रखी है 10,260, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 10,260 बटे 19 गुणा हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ से जाके 19 से इसको काटेंगे, 19 × 95, 19 चौक 76, 540, यानी कि 54,000 जो आ गई, ये आ गई किसकी, ये आ गई एक्स की। एक्स की जो टोटल आबादी है वो है 54,000 और हमको निकालनी किसकी है, हमको निकालना है एस की आबादी पूछ रहा है। तो अगर हमको एक्स की आबादी यहाँ पर देखिए यहाँ कितनी है 18%। 18% की जो वैल्यू है, टोटल 18% की वैल्यू यहाँ से है वो कितनी है 54,000 के बराबर। यहाँ से अगर हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारी टोटल आबादी पता लग जाएगी कि पूरे गांव की, 7 गांव की टोटल आबादी कितनी है। तो 54,000 बटे 18 गुणा 100, जब 18 से इसको काटेंगे 18 × 54, तो यहाँ से आ जाएगी 3 लाख। 3 लाख आ गई, ये आ गई हमारे 7 गांव की टोटल आबादी। उसके बाद पूछ रहा है एस की आबादी कितनी है। तो यहाँ से देखिए एस की आबादी कितनी है 11%। तो 3 लाख का 11% करेंगे तो हो जाएगा 33,000। 33,000 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। वही सेम क्वेश्चन है, उसी के 2 क्वेश्चन दे रखे। तो देखिए इसमें क्या है, गांव जेड की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी। देखिए गांव जेड की गरीबी से लेकर नीचे कितनी है 21। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए जेड, इधर लिख लीजिए टी। गांव जेड की गरीबी रेखा से कितनी है नीचे 21, और टी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी कितनी है, टी देखिए टी की है यहाँ से 23। तो अनुपात में लिखिए 23, जबकि यहाँ पर इनकी टोटल आबादी कितनी थी यहाँ से, तो यहाँ से इनका 11% है, 11% का 21%, तो 11 × 21 इधर कर देंगे। और टी का देखिए यहाँ पर कितना है, टी का यहाँ पर 21 है, तो 23 × 21 इधर कर देंगे और इस 21 से इसको काट देंगे। तो अब आएगा जो एक्चुअल में अनुपात 11:23, ये इसका
वो अनुपात होगा जेड की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी और टी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 11:23। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों के योग के बीच का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 7:1। यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वह इकाई के अंक से 1 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहेंगे ऑप्शन से। देखिए अगर ऑप्शन हम 32 ले रहे हैं, मान लीजिए 32 ले रहे हैं, उसमें देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक संख्या और उसके मान लीजिए 2 अंकों की जो संख्या है 32, इसका अनुपात है उस संख्या के अंकों का योग। तो देखिए 3 और 2 का कितना हो जाएगा 5। इसका जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, देखिए 5 से 32 काटेंगे नहीं कटेगा, जबकि यहाँ पर अनुपात दे रखा है 7:1। इसका मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन उठाते हैं 43, फिर इनका योग करते हैं 4 और 3 7, 7 से देखिए इसको काटे नहीं कटेगा तो इसका भी 7:1 नहीं आएगा। फिर तीसरा ऑप्शन उठाते हैं 54 अनुपात में, देखिए 5 और 4 9, 9 से इसको काटेंगे 9 6 54, तो 6:1 आ रहा है, जबकि हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था 7:1। तो अब क्या करेंगे, अब हमारा जो ऑप्शन बचा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमको इसको निकालना है, आंसर निकालना है इसका, तो कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए कोई जो हमारा इकाई का अंक है, इकाई का अंक अगर हमारा x है तो यहाँ से देखिए इकाई का अंक से 1 अधिक है, दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक से 1 अधिक है। अगर इकाई का अंक x होगा तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा x+1। यहाँ से अगर हम इसकी संख्या निकालना चाहेंगे तो देखिए x प्लस दहाई का अंक क्या है 10, x+1, तो यहाँ से देखिए x प्लस 10x+10 तो हो जाएगा 11x+10। यहाँ से ये संख्या निकल के आएगी। अब देखिए इसको संख्या निकालने का एक तरीका तो है, वो हम 2 तरीके आपको बता दे रहे हैं। इजी जो मेथड है वो 2 हम आपको बता दे रहे हैं, आपको जैसे समझ में आए वैसे आप निकालिएगा। यहाँ से देखिए एक तो वैल्यू पुटिंग मेथड बता रहा हूँ कि वैल्यू पुटिंग कैसे निकालेंगे, एक फिर आपको कंप्लीटली निकालना पड़ेगा ब्रीफ तरीके से। यहाँ से देखिए वैल्यू पुटिंग से आप कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए इस क्वेश्चन को निकालने के लिए 11x+10 है, जो 11x+10 है। अब यहाँ पर x की वैल्यू आपको 1 रखनी है, 1 2 3 ऐसे करके आप रखते जाएंगे आपका। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 11 में 1 का गुणा करेंगे 11 + 10 21 हो जाएगा। अब 21 देखिए 21 आपका फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है उस वाले पहले वाले को, तो 21 अनुपात में क्या लिखेंगे 2 और 1 3, 3 से इसको काटेंगे 3 7 21 7:1। तो आपकी ये वाली कंडीशन जो थी वो भी फॉलो कर रही है, तो यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 21। अगर आपको इसको कंप्लीटली सॉल्व भी करना है कि सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका भी आपको फिर आपको x+1 मान के ऊपर नीचे करके आपको अनुपात में लिख के आपको आंसर वहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए अगर आपको इक्वेशन बतानी है तो मैं इक्वेशन बता दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कि इक्वेशन आपको बनाए दे रहा हूँ, देखिए यहाँ से जो आपका 7:1 दे रखा है, यहाँ पर 7:1 जो आपका अनुपात दे रखा है वो किसका दे रखा है, वो दे रखा है 2 संख्याओं के, जो संख्याएं है वो देखिए 11x+10 तो ऊपर हो जाएगा 11x+10 क्योंकि वही संख्या है, और नीचे क्या दे रखा है उन संख्याओं का योग, एक संख्या x है दूसरी संख्या x+1 है, तो किनका योग क्या हो जाएगा 2x+1। यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे, यहां जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 14x, जो इसका गुणा हो जाएगा इधर 14x + 7 बराबर हो जाएगा 11x+10। जब इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3x और 7 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3, तो x बराबर आ जाएगा 1। अब x बराबर 1 आ गया तो यहाँ से देखिए x को इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट करेंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा, दाई का अंक क्या हो जाएगा 2, तो देखिए दाई का अंक है 2, इकाई का अंक है 1, तो हो जाएगी संख्या क्या 21। तो आपको किसी भी तरीके से, आप 3 तरीके आपको मैंने बता दिए, आप जिस तरीके से जो आपको अच्छा लग रहा हो आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3 4 5, 3 4 5। आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए ये जो है समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। यहाँ देखिए ये हो जाएगी 5, अनुपात में दे रखा है तो ये हो जाएगी 5x, ये 3x, ये 4x हो जाएगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो यहाँ से देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार 1/2, आधार क्या है 4x इंटू ऊंचाई 3x बराबर कितना दे रखा है 216। यहाँ से देखिए 2 से इसको काटेंगे 2 और 3 दूनी 6, 6 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 36, तो x² बराबर आ गया 36। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6। अब हमको निकलवा क्या रहा है, त्रिभुज का परिमाप निकलवा रहा है। तो परिमाप देखिए, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग 5x 5 3 8 और 4 12,
12x की हमको वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू हमको पता है 6, तो 12 गुणा 6 कर देंगे तो हो जाएगा 12 छिंग 72। 72 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 35 नंबर, 15,720 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले 15,720 का हम लोग को फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर करने के लिए देखिए सबसे पहले हम सबसे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या हैं केवल और केवल अभाज्य संख्याओं से ही हम काटेंगे। अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिनका या तो खुद से कटेंगी या फिर एक से कटेंगी, वही संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको हम काटते हैं। इसको जब हम काटेंगे 15,720 को, तो देखिए 2 से काटेंगे। जब इसको 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 8 16 और 6 और 0। फिर इसको 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। जब तक काटते रहेंगे जब तक ये 2 से कटना बंद ना हो जाए। तो देखिए 2 3 है, 2 9 18, 2 3 6 और फिर हो जाएगा। फिर देखिए 2 से कट जाएगा तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 9 6 और 5। फिर देखिए अब लास्ट में आ रहा है 5, या तो 5 से कटेगा या फिर देखिए 9 1 10 6 16, 16 5 21, यानी कि 3 से भी कट जाएगा। 3 से काटेंगे हो जाएगा 655। फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 3 15, 131। 131 किसी से नहीं कटेगा तो इसको 131 वैसे ही लिख लेंगे। नीचे आ जाएगा 1, नीचे बचेगा 1। अब देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार आया है? 2 आया है 3 बार, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 देखिए कितनी बार आया? 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 131 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर टोटल गुणनखंड निकलवाता तो उसको निकलवाने के लिए अलग, लेकिन यहाँ सम गुणनखंड निकलवाया तो 1 हम कम करके 2 की बार जो 1 है उसको हम कम करके लिखेंगे। यहाँ पर 3 की जगह पर हम 2 कंसीडर करेंगे। अब 2 कंसीडर करेंगे, उसके बाद देखिए 2 + 1, यहाँ पे एक एक जोड़ के करते तो गुणा, तो देखिए 3 2 का हो जाएगा 1 जोड़ के 3, 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और 1 में जो 1 जोड़ेंगे इसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। अब जिनकी घातों में सब में 1 1 जोड़कर गुणा कर देते हैं तो देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, इसके सम गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे 24। अगर इसमें पूछता कि टोटल गुणनखंड कितने होंगे, टोटल गुणनखंड देखिए कितने होंगे, तो टोटल गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़ दिया 4, फिर इसमें देखिए 1 में 1 जोड़ दिया 2, फिर इसमें 1 में जोड़ दिया 1, फिर इसमें 1 में जोड़ दिया 1 तो हो जाएगा 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि टोटल जो गुणनखंड होंगे वो 32 हैं और सम गुणनखंड है 24। अगर यहाँ से हम लोग पूछ ले विषम गुणनखंड तो 32 में से 24 घटा देंगे तो कितने हो जाएंगे? 32 में से 24 घटा देंगे तो बचेंगे 8 हो जाएंगे विषम गुणनखंड की संख्या। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोलिए 2 संख्याओं का लासा, मतलब कि HCF, LCM और SCF, इनका 12 गुना है। तो यानी कि देखिए 2 संख्याओं का जो लासा है LCM है जो, वो SCF का 12 गुना है। एक हमारे पास इक्वेशन हमारी ये बन गई, और दूसरा बोल रहा है इन संख्याओं के मासा व लासा का योग 403 है, यानी कि LCM और SCF का जो योग है वो है 403। यहाँ से L की वैल्यू उठाकर 12H यहाँ रख देंगे तो 12H + H बराबर आ जाएगा 403। तो यहाँ से हो जाएगा 13H बराबर हो जाएगा 403 और H बराबर हो जाएगा 403/13। 13 से इसको काटेंगे 13 3 39, 13 एकम 13, तो H बराबर क्या आ गया? 31, यानी कि SCF हमको पता चल गया 31। तो यहाँ से हम LCM भी निकाल लेंगे। LCM कितना हो जाएगा? LCM हो जाएगा हमारा 12 गुणा 31, ये हमारा हो जाएगा LCM। और हमको देखिए एक संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या होगी, तो देखिए वही वाला सेम फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर देखिए LCM गुणा SCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। यहाँ से देखिए LCM क्या दे रखा है? LCM देखिए दे रखा है 12 गुणा 31। SCF क्या निकल के आया था? यहाँ से देखिए 31। पहली संख्या क्या दे रखी है? यहाँ पर पहली संख्या दे रखी है 93 और दूसरी संख्या हमसे पूछा है। यहाँ से देखिए इसको काट लेंगे, 31 इसको काटेंगे तो जाएगा 3 बार, और 3 से इसको काट देंगे 3 चौकू 12। अब 31 में 4 का गुणा कर देंगे हो जाएगा 124। x बराबर आ गया 124, यही हो गई हमारी दूसरी संख्या। तो देखिए ऑप्शन ए 124 इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है एक समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज कैसा होता है? ये समलंब चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और इनके जो ये इनके बीच के ये होते हैं, ये जो लंब होता है ये बराबर होते हैं, इनकी जो लंबाइयाँ होती हैं ये बराबर होती हैं। देखिए एक भुजा दे रखी है 10, ऊपर वाली बड़ी वाली भुजा हो गई आपकी 16, और इनका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 78। तो इसका देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2
आमने सामने भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ये होता है क्षेत्रफल। कितना दे रखा है 78। यहाँ से a प्लस बी, ए की जगह पर है 16 और बी की जगह पर है 10, तो 16 और 10 कितना हो जाएगा 26, तो a प्लस बी हो जाएगा 26 इंटू एच बराबर दे रखा है 78। 2 से देखिए इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 13 और 13 से इसको काटेंगे तो 6, तो h बराबर क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ गया, h बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, h बराबर 6 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से देखिए दिए गए आंकड़ों में से अज्ञात आवृत्ति, यहाँ से देखिए दिए गए आंकड़ों में से अज्ञात आवृत्ति p कितनी होगी दिया हुआ है। यहाँ से देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर वही सेम आपको ग्राफ बनाना रहेगा। देखिए x और बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे आपने लिख लिया 3 5, यहाँ पर आपको आवृत्ति निकालनी थी, p निकालनी थी, इसलिए आपको वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 7 9 1, अगर माध्यिका निकालनी होती तो आपको सिक्वेंस में आपको रखना पड़ता है इसको। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 ले लेंगे, यहाँ पर देखिए जो भी है हमारा सब इसको कंप्लीटली इस तरीके से इस फॉर्म में लिख लेंगे और यहाँ पर fx निकाल लेंगे। fx निकालेंगे यानी कि इनका x का और f का आपस में गुणा करा के यहाँ पर लिखते हैं 6 3 18 8 5 40 15 7 105, फिर हो जाएगा 9p, फिर हो जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर 11 है, यहाँ 11 है और यहाँ पर है 13, यहाँ है 11 और यहाँ पर है 13, तो 11 8 88 और 13 चौकू 52 हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आपस में जब जोड़ेंगे, जिसको इनको सबको जोड़ेंगे आपस में, इनको देखिए टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 41 प्लस p, टोटल नंबर हो जाएंगे 41 प्लस p, और टोटल नंबर का जो गुणनफल होगा उनका योग कितना हो जाएगा 303 यहाँ से देखिए 303 प्लस का हो जाएगा 9p, ये उनका गुणनफल हो जाएगा टोटल। उसके बाद पूछ रहा है माध्य, इनका माध्य दे रखा, माध्य कितना दे रखा, माध्य दे रखा 7.5। देखिए माध्य क्या होता है, कुल नंबर, टोटल नंबर देखिए कितना है, टोटल नंबर दे रखा है 303 प्लस 9p, 303 प्लस 9p टोटल नंबर्स का योग हो गया। और टोटल नंबर्स कितने दे रखे हैं 41 प्लस p, तो 41 प्लस p वही माध्य निकालते हैं ना, कुल नंबरों का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ से देखिए 303 प्लस 9p अपॉन में हो जाएगा 41p बराबर कितना दे रखा है माध्य 7.5। इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। आंसर देखिए क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व जब करेंगे तो देखिए 7.5 का गुणा इसमें करेंगे, यहाँ से देखिए हो जाएगा 303 प्लस 9p बराबर हो जाएगा 41 इंटू 7.5 प्लस का 7.5p। ये 7.5p इधर चला जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा जाके, तो हो जाएगा 1.5p। यहाँ से जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ से देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका गुणा करेंगे 41 का गुणा करेंगे 7.5 में, तो यहाँ से आ जाएगा 307.5 और यहाँ से 303 इधर चला जाएगा, तो 303 इधर माइनस हो जाएगा जाके, तो बचेगा जाके 4.5। तो यहाँ से 1.5p बराबर आ गया 4.5, तो p बराबर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से जो p की वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। तो यही तो p की वैल्यू तो निकालनी थी हमको, तो p की वैल्यू यहाँ से हमको पता चल गई कितनी हो गई 3 इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला एक बेईमान दुकानदार सामान बेचते समय 1000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम देता है, यानी देखिए यहाँ पर 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम देता है। मान लीजिए 1000 ग्राम का जो क्रय मूल्य है वो 1000 रुपये है, 1000 ग्राम का क्रय मूल्य 1000 रुपये है, और बोल रहा है क्रय मूल्य से 40% बढ़ा के, मतलब 1000 रुपये की जगह पर 1400 रुपये अंकित करता है, क्योंकि 40% 1000 का 40% हो गया 400 बढ़ाकर करता है, तो यानी कि 1400 रुपये अंकित करता है। और फिर ग्राहक को 10% की छूट देता है, 10% की यहाँ पर छूट देता है, तो 10% छूट 1400 का 10% हो गया 140, माइनस कर देंगे 140 तो हो जाएगा 1260 रुपये में ये 1000 ग्राम चीज़ बेचता है। जबकि कर क्या रहा है, ये कर रहा है 800 ग्राम चीज़। 800 ग्राम चीज़ कितने में बेच रहा है, ये 1260 में, क्योंकि 800 ग्राम तो दे रहा है, 1000 ग्राम तो दे नहीं रहा। 800 ग्राम चीज़ बेच रहा है ये 1260 में, और 800 ग्राम चीज़ की कीमत कितनी थी, 1000 ग्राम की चीज़ की कीमत 1000 रुपये, तो 800 ग्राम चीज़ की कीमत कितनी होगी 800 रुपये, यानी कि 800 रुपये चीज़ को 1260 रुपये में बेच रहा है। टोटल प्रॉफिट कितना ले रहा है, टोटल प्रॉफिट ले रहा है 460 रुपये। किस पर ले रहा है टोटल प्रॉफिट किस पर लेगा, प्रॉफिट तो लेगा आपके क्रय मूल्य पर ही, तो 800 रुपये पर 460 इंटू 100 कर देंगे।
इसको जब यहाँ से 2 जीरो कटेंगे, 460 में 8 का भाग देंगे, देखिए 8 पंच 40, 8 सत्ते 56, 8 पंच 40, 57.5% का टोटल प्रॉफिट ले रहा है। तो देखिए 57.5 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 3, ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक धावक जो है, एक गोलाकार मैदान है, ये देखिए गोलाकार कोई मैदान है, उस पर चक्कर लगा रहा है, इसके 10 चक्कर पूरे करता है, यानी कि 10 चक्कर में ये टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? 4.40 किलोमीटर। अगर हम इसको मीटर में लिखें, क्योंकि यहाँ देखिए आंसर सब मीटर में दे रखे हैं, तो मीटर में करेंगे तो 1000 से इसका गुणा कर देंगे, तो 10 चक्कर में कितनी दूरी कवर करता है? 400 मीटर कवर कर रहा है। तो एक चक्कर में कितनी करेंगे? एक चक्कर में करेगा 440 मीटर। एक चक्कर में जो जितनी दूरी कवर करेगा वही तो जो वर्ग है, वर्ग का हो जाएगा परिधि। तो यानी कि 2 पाई आर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 440 मीटर के बराबर। यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 गुणे 22/7 इंटू आर बराबर हो जाएगा 440। 22 देखिए 22 दूनी 44, इससे काट देंगे 10, और आर की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 70। आर की वैल्यू यहाँ से आ गई 70। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए मैदान का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर देखिए, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 70 इंटू 70। देखिए इससे काट दिए 7 ढाई 70, यहाँ देखिए 0 0 1 0 ये 1 0 ये, अब 22 7 154, तो 15,400 हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, यही हो जाएगा मैदान का क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखिए 15,400 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे भी कर लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको अगर कुछ ना आ रहा हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो देखिए कैसे करेंगे। पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो देखिए 22/7 इंटू आर। मान लीजिए हमें आर की भी वैल्यू नहीं पता हमको, लेकिन एक चीज़ पता है कि यहाँ 22, तो 22 में देखिए 2 इंटू 11, तो जो भी नंबर आएगा वो 11 से कटेगा। तो यहाँ से देख लीजिए 11 से कौन सा नंबर कट रहा है? 11 से वही नंबर कटेगा। देखिए यहाँ से 5, यहाँ 3 और 5 ये बराबर नहीं हो रहा है, नहीं कटेगा। 5 1 6 नहीं बराबर हो रहा है। यहाँ से देखिए 4 1 5 और 5 बराबर हो जा रहा है, यानी कि जब माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये। तो आपको शॉर्ट तरीके से भी, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल आसपास वेरी कर रहे हैं, अदरवाइज आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। निरक्षर और साक्षर का जो आपको अनुपात वो दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। तो देखिए 1961 में साक्षरों की संख्या, 1961 देखिए कहाँ पर है, और साक्षर देखिए कैसे है। साक्षर है जो यहाँ पर ब्लैक स्पॉट है, यहाँ से देखिए 375। तो 1961 में साक्षर कितने थे? 375 हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? कुल प्रौढ़ जनसंख्या का कितने हैं? उसी की देखिए 1961 में टोटल कितनी जनसंख्या है? 625। साक्षर और निरक्षर दोनों मिलाकर 625 और 375, यहाँ से हो जाएंगे 1000। टोटल है 1000, और क्या कही जाती है? साक्षर है 375। तो 375 1000 का कितने परसेंटेज है? यही तो हमको पूछ रहा है, साक्षर कितने परसेंट है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, 1 जीरो यहाँ पर पॉइंट हो गया, तो 37.5%। 37.5% है कुल जनसंख्या का साक्षर। यहाँ से देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला 1981, यहाँ से देखिए 1981 और 1971 में साक्षरों की कितनी है, साक्षरों की संख्या में कितना अंतर है। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं 1981 के पास। 1981 में देखिए साक्षर कितने हैं? 810। और 1971 में साक्षर देखिए कितने हैं? 1971 कहाँ पे? ये 1971 में साक्षर है 375। हमको इनका निकालना क्या है? हमको इनका निकालना है अंतर। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। देखिए 5 लास्ट में किसी आप केवल एक ही ऑप्शन में, यही इसका आंसर हो जाएगा 435 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन से अगर देख के करेंगे तो बहुत ही चीज़ें आसान हो जाती हैं। यहाँ से देखिए एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर अपना सामान बेचता है, उसे विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, और वह जिस कीमत की सामान खरीदता है वह 10% बढ़ा देता है। 10% बढ़ा देता है और वह उसे 12% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 20% दे रखा है
लाभ होता है। तो यहाँ से देखिए विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, यानी कि 20% को लिखेंगे तो 20/100 यानी कि 1/5। यहाँ से देखिए 1/5 यानी कि जो ऊपर वाला है ये हो जाएगा लाभ और नीचे वाला हो जाएगा विक्रय मूल्य। यहाँ से अगर क्रय मूल्य निकालेंगे तो हो जाएगा 5 में से अगर एक हम कम कर देंगे तो हो जाएगा ये हमारा, यहाँ पर अगर हम 100 मान लें इसको तो ये 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500। 500 में 100 कम कर देंगे तो हो जाएगा क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 400। पहले क्रय मूल्य हमारा 400 था, तब हमारा लाभ 100 था और विक्रय मूल्य हमारा 500 था। अब कंडीशन देखिए चेंज हो रही है। कंडीशन अब क्या है कि 10% अधिक पर खरीदता है। मान लीजिए क्रय मूल्य पहले 400 था, अब 10%, 400 का 10% हो गया 10, यानी कि 440 रुपये पर खरीदता है और वह उसे 12% अधिक पर बेचता है। यानी कि पहले विक्रय मूल्य 500 था, अब 500 का 12% मतलब 12×5 60, यानी कि 560 पे अरब बेचता है। अब प्रॉफिट देखिए कितना है, अब प्रॉफिट है 120 रुपये का। 560 में से 440 घटाएंगे 120 रुपये का प्रॉफिट। अब 120 रुपये का प्रॉफिट है और चीज़ कितने की है, 440 रुपये की। 440 की है इंटू कर देंगे 100। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1200 बटे हो जाएगा 44। जब इसको सॉल्व करेंगे तब इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसको 4 से काट दीजिए, 4 × 300 और जिसको काटेंगे तो 11, 300 बटे 11। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 27.27%। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला किसी गांव की जनसंख्या 1 वर्ष में 20% अधिक हो जाती है। किसी गांव की जो जनसंख्या है 1 वर्ष में 20% अधिक हो जाती है और अगले वर्ष तक 20% कम हो जाती है। अगले वर्ष क्या हो रहा है, 20% कम हो जा रही है। तो यहाँ से देखिए पहले साल, मान लीजिए पहले साल जो जनसंख्या थी मान लीजिए 100 थी, फिर ये दूसरे साल क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई, मानी कि 100 की हो गई 120। फिर तीसरे साल क्या हुआ, 20% की कमी आ गई, यानी कि 120 में 20% मतलब 24, 120 में 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 96। ये हो गया तीसरे साल। तीसरे साल हो गया 96। उसके बाद बोल रहा है अगर तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या जो है वो है 5184, यानी कि 96 की जो वैल्यू है तीसरे वर्ष के अंत, मतलब 96 की जो वैल्यू है वो है 5184 के बराबर। तो प्रथम वर्ष में देखिए कितनी थी 100, तो 100 की वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी है। तो यहाँ से देखिए 100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5184 बटे में हो जाएगा 96 इंटू हो जाएगा 100। देखिए इसको 12 से काटिए, 12 से काटेंगे जब 12 चौको 48, 48 यहाँ से बचा 3, 12 36, 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96। तो इसको काट देंगे 8 × 40, 8 चौको 32, 54 बार जाएगा। तो यहाँ से 5400, ये प्रथम वर्ष में जो इसकी जनसंख्या थी वो कितनी थी 5400। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है 24 सेंटीमीटर लंबाई और 18 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार सीट है। मान लीजिए देखिए यहाँ से देखिए इस तरफ से इसको बनाते हैं। आयताकार सीट है जिसकी लंबाई है 24 और चौड़ाई है 18। उसके बाद क्या बोला, 3 सेंटीमीटर के भुजा का वर्ग काटा जाता है कोनों से, यानी कि एक कोनों से, हर कोने से एक वर्ग काटा जाता है 3 सेंटीमीटर भुजा का। यहाँ से 4 वर्ग हमारे निकाल लिए जा रहे हैं, ये 4 हमको निकाल लिए जा रहे हैं। फिर पूछ रहा है कि डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको मोड़कर डिब्बा बना दिया जा रहा है। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो वही ना होगा। ये देखिए जो बचा हुआ, ये जो मैं हरे रंग से ये इसको रंग रहा हूँ, यही तो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि अगर हम टोटल का निकाल लें और इनका घटा दें, ये 4 जो हमारे जो वर्ग हैं इनका अगर हम घटा दें तो हमारा जो हरा वाला पार्ट है इसका हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 24 × 18 आधार कह रही लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हो गया। उसके बाद अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे 4 वर्ग, 1 2 3 4, 3 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तो इसकी वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 9 एक वर्ग का, और 4 है तो 9 चौकू 36। 36 को हम इसमें से घटा देंगे, जो हमारा बचेगा वही हमारा डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे देखिए 18 चौक 72, 2 18 36 और 36 और 7 43, 432 में से 36 जब जाएगा तो बचेगा 396। देखिए 396 किस ऑप्शन में, 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, 396 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है एक वृत्त के अंतर्गत खींचे गए, देखिए पहले एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लिया, उसके अंतर्गत खींचे गए एक समबाहु त्रिभुज,
उसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं हम। उसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजाएं इसकी आपस में बराबर होंगी। अगर ये x है, ये भी x होगी और ये भी x होगी। अगर ये x है, उसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है? 4√3। इस √3 से ये √ चला गया, ये 4 का गुणा इधर हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, तो x बराबर आ जाएगा 4। यानी कि हमको जो समबाहु त्रिभुज बना है उसकी हमको भुजा पता लग गई, कितनी है? 4। यहां से हमको निकालनी क्या है? यहां से हमको निकालनी है वृत्त की त्रिज्या। अगर जब तक हमको वृत्त की त्रिज्या नहीं पता होगी तब तक हम वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला काम होगा हमारी वृत्त की त्रिज्या निकालना। ये देखिए समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त मतलब बाहर एक वृत्त खींचा गया है, तो इसका सीधा सा एक जो फॉर्मूला होता है रेडियस निकालने का, 4y √3। 4y√3 मतलब भुजा बाई √3, तो भुजा कितनी है? 4 √3, तो 4/√3 ये हो जाएगी हमारी r की वैल्यू हो जाएगी 4/√3। और हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, r हमको पता है, r हमको दे रखे कितना? 4/√3। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। यहाँ से देखिए पाई r स्क्वायर करेंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, तो 16π/3। 16π/3 देखिए किस ऑप्शन में है? 16π/3 ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर हमारा अंदर वृत्त बना होता, मान लीजिए ये वृत्त बना होता है, समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बना होता, तब इसकी जो हमारी रेडियस होती वो क्या हो जाती? तब हो जाती हमारी भुजा अपॉन 2√3। तब हमारी ये हो जाती भुजा √3। अगर हमारा पर्वत बाहर का बना होता है तो यहाँ पर 2 नहीं लगाते हैं, फिर हो जाती केवल भुजा अपॉन √3। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से देखिए बंटन का बहुलक आपको बताना है बंटन का। यहाँ पर आपको x दे रखा है और CF दे रखा है, यानी कि आपको x दे रखा है, बीच में बारंबारता होता है, ये होती है संचयी बारंबारता। CF जो होता है वो होती है संचयी बारंबारता, मतलब संचय करके उसको लिख दिया गया है। तो सबसे पहले हमको मेन काम होगा हमें बारंबारता निकालना। तो यहाँ से देखिए बारंबारता, पहले हमने यहाँ पर x जो हमारे 4 है वो लिख लिए, 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने अपना यहाँ पर संचयी बारंबारता जो हमारे दे रखी है 2 7 17 25 और 29। तो हम पहले से जब एक तरफ से उल्टा जब जा सकते हैं तो हम सीधा जा सकते हैं, तो उल्टा भी जा सकते हैं। यहाँ से देखिए संचयी बारंबारता और जो हमारा जो होता है बहुलक यानी कि बारंबारता, वो हमारी पहले वाले कॉलम में सेम होती है। उसके बाद एक एक हमारी जुड़ती जाती है। तो देखिए 2 से 7 हुआ यानी कि 5 बढ़ गया, 7 से 17 हुआ यानी कि 10 बढ़ गया, 17 से 25 हुआ यानी कि 8 बढ़ गया, और 25 से 29 हुआ यानी कि 4 बढ़ गया। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है बहुलक यानी कि सबसे ज्यादा बार, मतलब सबसे ज्यादा बार क्या है? सबसे ज्यादा कौन सी संख्या है? 10। यहाँ पर सबसे ज्यादा बार कौन सी आ रही? 10। तो यही हमारा बहुलक हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा हमारा? 3 हमारा यहाँ पर बहुलक हो जाएगा। 47 का सही आंसर हो जाएगा 3 हमारा यहाँ पर बहुलक हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि यहाँ से देखिए 3 जो है 3 10 बार आया है, जबकि 2 5 बार आया है, 1 2 बार आया है, 4 8 बार आया है। यहाँ पर बहुलक माने कि सबसे ज्यादा बार यूज कौन सा हुआ है? तो जो 3 है वो सबसे ज्यादा बार यानी कि 10 बार आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला x+4 बहुपद का जो है वो एक गुणनखंड है, तो के स्क्वायर की आपको वैल्यू बतानी है कि के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर सीधे आपको x+4 की बराबर 0 रख देंगे, x+4 बराबर 0 रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -4। ये -4 उठा के हम आपको यहाँ पर पुट कर देंगे, किसमें? 2x² प्लस का 5x प्लस का k, यहाँ पर बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर k की x की वैल्यू रखेंगे -4, यहाँ पर जब -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 4 चौको 16। यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा 5 × 4 प्लस का k बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, 16 दूनी 32 माइनस का हो जाएगा 20 प्लस k बराबर 0। यहाँ पर इसको जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस k बराबर 0, k बराबर आ जाएगा -12। यहाँ से हमको k की वैल्यू पता चल गई, k बराबर है -12। जब k स्क्वायर करेंगे तो -12 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा आंसर 144। 12 का स्क्वायर करेंगे 144, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है 3x², द्विघात समीकरण दे रखा है हमको, द्विघात समीकरण दे रखा है, उसके मूल ज्ञात करने हैं। यहाँ से देखिए बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, इसको देखिए 3x², यहाँ पर 2 बार √6 लिख रहा है तो उसको देखिए अलग अलग लिख लेते हैं। एक √6 इधर लिख ले रहे हैं, फिर माइनस का √6x इधर लिख रहे हैं, प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ से देखिए इसको कॉमन क्या मिल जाएगा, इसमें हमें √3 कॉमन मिल जाएगा। √3 जब कॉमन लेंगे, √3 और एक x भी कॉमन मिल जा रहा है, तो यहाँ √3x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा √3x। यहाँ पर देखिए √3 यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पर √2 है इंटू √3 है, तो √3 और x चला गया तो क्या बचा √2। एक कॉलम में इसको बंद कर देंगे। उसके बाद इस वाले में से देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा √3x। यहाँ पर √2 में से √2 चला जाएगा तो √2 बचेगा, बराबर हो जाएगा 0। तो देखिए एक हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, √3x माइनस का √2, और दूसरा देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, √3x माइनस का √2 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए इस वाले से यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, √3x बराबर √2, x बराबर हो जाएगा √2/√3। इसी तरीके से इससे भी आ जाएगा x बराबर √2/√3। तो देखिए दोनों से सेम वैल्यू आ रही है, √2/√3। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, यानी कि अगर 100 रुपये कमाता है, 75% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, 25 रुपये। उसके बाद क्या करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जा रही है। आय पहले 100 थी, अब आय हो गई है 120। उसके बाद वह खर्च में 15% की वृद्धि करता है, यानी कि 75, पहले 75 करता था, अब 75 में 15% की, यानी कि 115/100। यहाँ से काट दिए 25 या 75, 25 चौको 100। इसको जब इसमें से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 345/4। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 4 ने 4 8 32, 4 8 32, यहाँ से हो जाएगा 32, यहाँ बचेगा 2, 4 6 24, 4 6 24, 86.25, यानी कि इतना खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 120 में से इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 33.75। पहले कितना बचाता था, 25, अब कितना बचा रहा है, 33.75। पहले बचाता था 25, अब बचा रहा है 33.75। तो वृद्धि कितने की हुई है, तो 33.75 में से 25 को जब हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 8.75। 8.75 की वृद्धि हुई है, हुई किस पर हुई है, हुई है 25 पर। तो ये कितना परसेंटेज है, यहाँ से हमको इसका आंसर निकाल लेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, 25 चौकू 100, और यहाँ से देखिए 25 से इसको काटेंगे 4, यहाँ इसको काटिए देखिए कितना आ जाएगा, 25 से काटेंगे 25 या 75, 75 के बाद 12 बचा, 25 पंजे, यहाँ से देखिए 35 चौकू, यहाँ 4 से इसको काट देंगे तो हो जाए 35%। 35% देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा 35%। इसी के साथ आपके पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।